हाँ तो दोस्तों, आज हमें किसके बारे में रीड करना है? पाचन तंत्र के बारे में रीड करना है। ठीक है, पाचन तंत्र होता क्या है? देखो, हमारे शरीर की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है? कोशिका से होती है। हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक है, तो कोशिका से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से मिलकर अंग का निर्माण होता है, और अंग से मिलकर किसका निर्माण हो जाता है? तंत्र का निर्माण हो जाता है। हमें रीड क्या करना है? पाचन तंत्र के बारे में रीड करना है। तो हमें पहले पाचन का मतलब समझना पड़ेगा, फिर तंत्र का मतलब समझना पड़ेगा। ठीक है, तो तंत्र का मतलब क्या होता है? अंगों से मिलकर बनी संरचना को हम क्या बोल सकते हैं? तंत्र बोल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे अंगों से मिलकर बनी हुई संरचना को हम क्या बोल सकते हैं? तंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, इस वर्ड के अंदर, पूरे पाचन तंत्र के अंदर हमने किसका मतलब समझा? तंत्र का मतलब। अब हमें समझना है किसका मतलब? पाचन का मतलब, कि पाचन होता क्या है। ठीक है भाई, पाचन तंत्र को अगर अपन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? पहले तंत्र का मतलब देखा हमने कि अंगों से मिलकर बनी हुई संरचना को क्या बोलते हैं? तंत्र बोलते हैं। फिर अब हम किसका मतलब देखेंगे? पाचन का मतलब देखेंगे। तो पाचन का मतलब क्या होता है? पाचन का मतलब होता है पचाना। किसे पचाना? भोजन को पचाना। भाई मानव जो है वो शरीर के अंदर क्या ग्रहण करता है? ऊर्जा की प्राप्ति के लिए क्या ग्रहण करना पड़ता है? हमें भोजन ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि भोजन के जटिल अणुओं को एंजाइमों की सहायता से सरल अणुओं में बदलना। भोजन के जटिल अणुओं को एंजाइमों की सहायता से सरल अणुओं में बांटना क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। पाचन का मतलब समझ में आ रहा है? भोजन के जटिल अणु, जैसे हमने भोजन ग्रहण किया तो भोजन किस माध्यम में ग्रहण करेंगे हम? जटिल माध्यम। ठीक है, तो भोजन के जो जटिल अणु है उन्हें किस में बदलना? सरल अणुओं में बदलना। और वो बदलने की क्रिया कौन करेगा? एंजाइम करेगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे? पाचन बोलेंगे। सीधी सी बात है। जैसे हमने भोजन ग्रहण किया, अब भोजन को किस माध्यम में ग्रहण करते हैं हम? जैसे मान लो कि कोई सेब वगैरह खाया हमने, सेब का अगर एक बाइट लेंगे अपन, तो वो बड़ा होता है या नहीं होता? बाइट, जो हमने जो सेब का बाइट लिया है वो बड़ा होता है या नहीं होता है? तो उस बड़े से अणु को किस में बदलना? छोटे अणुओं में। सबसे पहले ये कार्य कौन करेगा? मुख के अंदर, अपने मुंह के अंदर सबसे पहले ये कार्य दांतों द्वारा होता है। ठीक है, दांत इसको छोटे अणुओं में विभाजित करते हैं। फिर उसके बाद में लार के अंदर से कुछ एंजाइम निकलते हैं जो इसे और सरल अणुओं में विभाजित करते हैं। फिर आगे कुछ और एंजाइम आएंगे जो इसे और ज्यादा सरल अणुओं में विभाजित कर देंगे। ठीक है, तो भोजन के जटिल अणुओं को एंजाइमों की सहायता से, किसकी सहायता से? एंजाइमों की सहायता से सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, पाचन के बाद में हमने एक शब्द देखा है यहाँ पे, एंजाइम। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, एंजाइम का मतलब होता है जो तोड़ने वाली जो भी चीज होती है शरीर के अंदर। जैसे हमने भोजन को ग्रहण किया, अब भोजन किसके माध्यम में है? जटिल अणुओं के माध्यम में। ठीक है, तो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना है, तो ये तोड़ने की क्रिया कौन करेगा शरीर के अंदर? ये तोड़ने की क्रिया कौन करेगा? एंजाइम करेगा। ठीक है, इसका एक उदाहरण देखो यहाँ पे, एमाइलेज है। एमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को किसमें बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या होता है? स्टार्च को किसमें बदलना? माल्टोज में बदलना। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये मांड के रूप में ग्रहण किया जाता है। मांड का मतलब क्या होता है? जैसे गेहूं है, गेहूं के ऊपर की जो परत देखते हैं हम, वो क्या होती है? मांड होती है। ठीक है, पूरा गेहूं देखा है? उस पूरे गेहूं के अंदर जो ऊपर की परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मांड बोलते हैं। ठीक है, जब वो चक्की के अंदर पीस जाता है तो अंदर तो क्या रहता है? सफेद रहता है गेहूं, अंदर से कैसा रहता है? सफेद। तो आटा कैसा रहेगा? सफेद रहेगा। लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा सा कलर दूसरा भी आता है, जो गेहूं के ऊपर की जो संरचना होती है उसके जैसा कलर भी दिखाई देता है, तो उसे हम मांड बोलते हैं। उस मांड के अंदर क्या पाया जाता है? स्टार्च। और इस स्टार्च को तोड़ने का कार्य कौन करता है? एमाइलेज। किसमें तोड़ता है? माल्टोज में। ये पूरी क्रियाएं अपन पढ़ेंगे दोबारा से। ठीक है, पहले ये देख लो कि पाचन तंत्र होता क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना जाए, अपन से कोई डेफिनेशन पूछ ले कि पाचन तंत्र, चलो पाचन तो समझा दिया तुमने, तंत्र का मतलब भी समझा दिया, लेकिन इसकी डेफिनेशन होती क्या है? मेन डेफिनेशन क्या है इसकी? तो मेन डेफिनेशन क्या आ जाएगी इसकी? पाचन क्रिया में सम्मिलित अंगों से बने तंत्र को क्या कहा जाएगा? पाचन तंत्र कहा जाएगा। सीधी सी बात है। अपन ने क्या बोला? अंगों से मिलकर बने तंत्र को क्या कहा जाता है? अंगों से मिलकर जो संरचना बनती है उसे क्या बोलते हैं? तंत्र बोलते हैं। तो उसी तरीके से पाचन तंत्र की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि पाचन क्रिया में सम्मिलित अंगों को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। सीधी सी डेफिनेशन है, मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी इतनी बात अपन को। ठीक है, अब मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ये चीज बता दूं कि पूरी की पूरी क्रिया किस तरीके से होती है पाचन की। नॉर्मल सी क्रिया है, नॉर्मल सी क्रिया अपन समझ लेंगे कि पाचन की क्रिया होती किस तरीके से, शुरुआत कहाँ से होती है। भाई देखो, तुम्हारा शरीर है, तुम जानते हो कि शुरुआत कहाँ से होती है पाचन की। पाचन की शुरुआत होती है मुख से।
ठीक है। मुख जो है ये इसका मुख्य केंद्र होता है पाचन का। तो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है, ठीक है। तो मुख के अंदर जब पाचन की शुरुआत होगी तो सबसे पहले हमने भोजन ग्रहण किया, किसके द्वारा ग्रहण करेंगे? मुख के द्वारा ग्रहण करेंगे, ठीक है। अच्छा, भोजन जब मुख के अंदर रख लेते हैं तो क्या डायरेक्ट निकल जाते हैं क्या अपन? नहीं निकल सकते ना, डायरेक्ट भोजन को नहीं निकल सकते अपन। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि भोजन को जैसा अपन ने ग्रहण किया तो अब भोजन को हमें चबाने की जरूरत पड़ेगी। वो चबाने का कार्य कौन करेगा? हमारे दांत, जो अलग अलग तरीके के होते हैं। जब मैं इसे पाचन तंत्र को विस्तार से अभी सिर्फ ऊपर से बता देता हूँ मैं तुम्हें कि इसकी संरचना किस तरीके की होती है, कौन से अंग का क्या क्या कार्य हो सकता है, ठीक है। तो जो दांत है वो चबाने का कार्य करेंगे, ठीक है। अब इधर से चबा लिया, मान लो किसी के अगर इधर के दांत खराब है तो वो इधर से चबाएगा, ठीक है। अगर किसी के इधर के दांत खराब है तो वो इधर से चबाने की कोशिश करेगा। तो किस तरीके से चबाएगा? मतलब इधर जब भोजन रखा हुआ है तो इधर से उठा के इधर रखने का कार्य कौन करेगा? अपनी जीवान जो होती है, जीभ, ये जीभ जो है भोजन को इधर से उठा के इधर रखने का कार्य करती है। अब जीभ की विशेषता क्या होती है कि जीभ की विशेषता ये है कि ये स्वाद उत्पन्न करती है। जैसे तुमने सेब खाया है तो सेब का स्वाद कौन देगा? जीवान देगी। जैसे तुमने चटपटी चीज, जैसे मान लो पकोड़े खाए हैं तुमने, पकोड़े का स्वाद कौन देगा? जीवान देगी। जैसे तुमने बटर चिकन खाया है तो बटर चिकन और हांडी चिकन दोनों में भी अंतर होता है, ठीक है। तो इसका स्वाद भी कौन देगा? जीभ ही देगी, ठीक है। तो जीभ के अंदर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जो स्वाद कलिकाएं हमें स्वाद देने का कार्य करती है, भोजन का स्वाद देने का कार्य करती है। दूसरी बात ये कि जीभ जो है वो एक मांसल संरचना होती है। क्या जीभ के अंदर हड्डी होती है क्या? अगर जीभ के अंदर हड्डी होती है तो वो इधर से भोजन को उठा के इधर नहीं रख पाती, ठीक है। तो जीभ एक मांसल संरचना है जिसे हम भोजन को इधर से उठा के इधर रखने का कार्य करते हैं, क्योंकि मुख जो है वो पूरा का पूरा एक गुफा के जैसा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं भोजन को लेके। अपन अभी तक कहाँ पे? अपन मुख के अंदर है, ठीक है। मुख के अंदर पाई जाती है एक लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से किसका श्रवण होता है? लार का श्रवण होता है, जो भोजन को गीला करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो पूरा भोजन अपना क्या हो गया? गीला हो गया। अगर सूखे भोजन को निगलने की कोशिश करोगे तो हिचकी चलेगी। हिचकी चलने की वजह से जो भोजन है वो निगला नहीं जाएगा। आई बात समझ में? फिर अपन पानी पीते हैं। पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि पानी से किसका निर्माण हो रहा है? लार का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो लार अगर ज्यादा मात्रा में स्रावित होगी तो कभी हिचकी चलेगी ही नहीं अपने, ठीक है। तो भोजन के अंदर क्या मिल चुकी है? लार मिल चुकी है। अब लार के माध्यम से भोजन जो है वो किधर जाएगा? ग्रसनी में जाएगा। ग्रसनी में दो माध्यम पाए जाते हैं, एक होता है कंठ और एक जो भोजन के निगलने वाला माध्यम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में भोजन किस में जाएगा? ग्रसिका में जाएगा। ग्रसिका का एक ही कार्य होता है कि मुख से लेकर अमाशय तक भोजन को पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। अब अमाशय के अंदर भोजन जाने के बाद इससे निकलेगा HCl अम्ल। अम्ल होता है एसिड, जो भोजन को क्या करेगा? पचाने का कार्य करेगा। अमाशय से भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा, और छोटी आंत से भोजन किस में जाएगा? बड़ी आंत के अंदर जाएगा। फिर गुदा द्वार द्वारा इसे बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ये पूरी पाचन की क्रिया होती है, ठीक है। अब शुरुआत अपन कहां से करेंगे? देखो भाई, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया है? पाचन तंत्र पढ़ाया है। पाचन तंत्र, इसके दो भाग होते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आहार नाल, ठीक है, और एक होता है पाचक ग्रंथियां, ठीक है। आहार नाल के अंदर पूरे मुंह से लेके पूरे गुदा द्वार तक की जितने भी अंग आएंगे वो सारे के सारे सम्मिलित किए जाएंगे। पाचन ग्रंथियां मात्र 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है पाचन ग्रंथियां? पाचन ग्रंथियां की शुरुआत होती है, सबसे पहले मुंह से शुरुआत हुई है, तो मुंह के अंदर कौन सी पाचन ग्रंथि पाई जाती है भाई? किसी को याद है तो पहले बोल दो, ठीक है। मुंह के अंदर कौन सी पाचन ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि। फिर उसके बाद में अपन थोड़ा नीचे चलते हैं तो अपने अमाशय के बगल में, किसके बगल में होती है? अमाशय के बगल में, ठीक है। तो अमाशय के बगल में क्या पाई जाती है? यकृत ग्रंथि पाई जाती है। अगर इस वाली साइड पे देखेंगे तो यकृत ग्रंथि पाई जाती है, और इसी तरीके से इस वाली साइड पे क्या पाई जाती है? अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय की स्थिति कहाँ पे होती है? अमाशय की स्थिति होती है इस वाली जगह पे, ठीक है। यानी कि फेफड़ों से नीचे जस्ट क्या पाया जाता है? अमाशय। इसे अपन बोलते हैं उदर गुहा, यानी कि पेट। तो अमाशय कहाँ पाया जाता है? पेट में, ठीक है। नीचे मत जाना है, इसके पेट के यहाँ पे क्या पाया जाता है? अमाशय पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसे नोट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। हाँ तो ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो आगे देखो।
आगे देखो, पाचन तंत्र के दो भागों के बारे में बताया है अभी अभी। कौन कौन से होते हैं? आहार नाल होता है और पाचक ग्रंथियां होती है, ठीक है। अब आहार नाल के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं या कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में अपन से कि पाचन तंत्र जो है वो अंगों से मिलकर बना होता है। तो कौन कौन से अंग इसके अंदर सम्मिलित होते हैं उसके बारे में देखो, ठीक है। सबसे पहला अंग कौन सा है? मुख या मुख गुहा, ठीक है। जब स्टार्टिंग होती है पाचन तंत्र की तो किससे होती है? मुख से होती है। तो पहला अंग क्या हो जाएगा इसका? मुख या मुख गुहा हो जाएगा। भाई मुख जो है वो अंदर से कैसा होता है? गुफा के जैसा होता है, जिसके अंदर जीभ भी पाई जाती है और दांत भी पाए जाते हैं। तो मुख को भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में देखो ग्रसनी होती है, ठीक है। अब ग्रसनी जो है वो दो प्रकार की होती है। ग्रसनी ऐसा होता है ना, रास्ता, मार्ग, ठीक है। तो ग्रसनी जो है वो भोजन का भी मार्ग होता है और अपने जो गैसों का विनिमय होता है वो भी किसके माध्यम से होता है? ग्रसनी के माध्यम से होता है। तो ग्रसनी के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? एक तो कंठ द्वार होता है और एक निगल द्वार होता है। तो कंठ द्वार यानी कि जो अपने सांस लेने का केंद्र होता है, जहां से अपनी आवाज निकलती है, उसे अपन क्या बोलेंगे? कंठ द्वार बोलेंगे, ठीक है। एक होता है निगल द्वार, जहां से भोजन को निगला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला मुख, मुख के बाद में क्या होती है? ग्रसनी, जहां से भोजन को निगला जा रहा है, ठीक है। अब निगलने के बाद भोजन को कहां पे पहुंचाया जाएगा? ग्रास नली में, ठीक है। एक लंबी नलिका होती है यहाँ तक की। अब ग्रास नली जो है वो भोजन को मुख से कहां पे ले जाने का कार्य करेगी? अमाशय के अंदर ले जाने का कार्य करेगी। फिर आ जाएगा अपना अमाशय, जहां पे भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है, इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। फिर छोटी आंत आ जाएगी अपनी, फिर बड़ी आंत आ जाएगी और गुदा द्वार जो है वो भोजन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। अगर अपन देखें पाचक ग्रंथियों की बात करें तो पाचक ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। एक तो लार ग्रंथि होती है, एक यकृत ग्रंथि होती है और एक अग्नाशय ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि से लार का स्रावन होता है, यकृत ग्रंथि से पित्त रस का स्रावन होता है और अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस का स्रावन होता है। अब अग्नाशय रस के अंदर, पित्त रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, क्या क्या कार्य होता है इनका, उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कौन कौन से अंग है और कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। हाँ तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा देखो आगे कि अभी तक अपन ने किसके बारे में पढ़ा है? मुख के बारे में। पहला पार्ट पढ़ेंगे अपन आहार नाल का। पहला पार्ट क्या है? यहाँ पे मुख है। पहला भाग क्या है? आहार नाल का, मुख है, ठीक है। पहला अंग क्या है? आहार नाल का, मुख है, ठीक है। तो मुख के बारे में देखो, मुख का क्या होता है कि आहार नाल का प्रारंभिक भाग, स्टार्टिंग, आहार नाल का प्रारंभिक भाग क्या होता है? मुख होता है। भाई भोजन को ग्रहण किया है तो सबसे पहले कहाँ रखेंगे? मुख के अंदर रखेंगे। तो आहार नाल का प्रारंभिक भाग क्या होता है? मुख होता है, ठीक है। मुख कैसा दिखाई देता है? भाई अपना शरीर है, हम देख सकते हैं कि हमारा मुख कैसा दिखाई देता है। तो मुख जो है वो किन से घिरा हुआ है? 2 होठों से घिरा हुआ है, ठीक है। किन से घिरा हुआ है? 2 होठों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि मुख जो है वो 2 ओष्ठों से घिरा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें, भाई देखो फ्लाइंग किस करते हो? किससे करते हो? होठों से करते हो, ठीक है। होठ कहाँ पे होते हैं? मुख के यहाँ पे होते हैं। तो मुख जो है ये आहार नाल का प्रारंभिक भाग है और किससे घिरा हुआ है? होठों से घिरा हुआ है। अगर मान लो किसी के होठ नहीं होते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा इसका कार्य क्या होता है मुख के अंदर? भाई भोजन को पकड़ने का कार्य कौन करता है? होठ करते हैं। मान लो अगर तुम्हारे होठ नहीं होते तो जो भोजन तुम दांतों से ग्रहण करते हो वो बार बार गिरता बाहर, ठीक है। तो शरीर के अंदर जो भी संरचना होती है वो किसी न किसी कारण से होती है। सिर्फ एक चीज है जो बिना कारण हमारे शरीर के अंदर है, वो है अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स का हमारे शरीर के अंदर कोई कार्य नहीं होता है। बाकी जो भी शरीर का जो भी पार्ट है या जो भी चीज शरीर के अंदर पाई जाती है, जो भी वस्तु शरीर के अंदर पाई, जो भी पदार्थ शरीर के अंदर पाया जाता है, वो सब किसी न किसी कारण की वजह से होता है, ठीक है। तो जीभ, मुख क्या है भाई? 2 ओष्ठों से घिरा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद में मुख के अंदर जो जो चीजें पाई जाती है, जो जो वस्तुएं पाई जाती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली चीज क्या पाई जाती है? जीभ। क्या पाई जाती है? जीभ पाई जाती है। यह मांसल संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? मांसल संरचना, यानी कि इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती है, सिर्फ मांसपेशियों की बनी हुई एक संरचना होती है, ठीक है। भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने का कार्य करती हैं और स्वाद लेने का कार्य करती हैं। अब मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूं कि स्वाद किस तरीके से लिया जाता है जीभ से, ठीक है। तो जीभ का जो ये आगे वाला जो भाग होता है, इससे किस प्रकार का स्वाद लिया जाता है? इससे लिया जाता है मीठा स्वाद, यानी कि मीठे का स्वाद किससे आएगा? जीभान के आगे वाले भाग से। मीठे का स्वाद किससे आएगा? जीभान के आगे वाले भाग से। उसी तरीके से अगर हम मीठे की साइड वाला भाग रहता है,
जीभान का जो साइड वाला भाग रहता है उससे किसका स्वाद आता है, खट्टे पदार्थ का स्वाद आता है। जैसे मान लो केरी खाई या इमली खाई, जो भी खाई है तुमने, बोलना तो नीचे मुंह में पानी आ जाता है इससे, ठीक है। तो अगर तुमने केरी खाई है या इमली खाई है तो इसका स्वाद कौन देगा भाई, इसका स्वाद देगा ये जो जीभ का जो बगल वाला भाग रहता है, ये इसका स्वाद देता है, ठीक है। ट्राई करके देखना कभी, अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें। एक होता है ये जीभान के पीछे वाला भाग जो हमें कड़वे का स्वाद देता है। कोई भी दवाई वगैरह ग्रहण करते हैं, कोई भी चीज, तो कहाँ रखते हैं दवाई को, कहाँ पे रखा जाता है, हमेशा पीछे पीछे वाले भाग में, मुख में, जीभान पे। तो वो दवाई कड़वी किस वजह से लगती है, क्योंकि अपन ने उसे पीछे वाले भाग पे रखा है। अगर आगे वाले भाग पे रखोगे अगर तुम दवाई को, तो वो तुम्हें कड़वी नहीं लगेगी, ठीक है। तो पीछे वाला भाग जो है वो हमें कड़वे का बोध कराता है, ठीक है। उसके बाद में मुख के अंदर दूसरी चीज क्या आती है, दांत। अब दांत का क्या कार्य होता है, दांत देखो भाई, दांत जो है वो भोजन को सरल अणुओं में बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो तुमने निवाला खाया है या कोई भी पदार्थ खाया है, ठीक है, उस खाए हुए पदार्थ को सरल भाग में तोड़ने का कार्य कौन करेगा, सबसे पहले दांत करेगा, ठीक है। दांत के भी कई प्रकार होते हैं। दांत के कौन कौन से प्रकार होते हैं, पहला प्रकार होता है गर्तदंती। कैसा होता है दांत, गर्तदंती। स्थिति के आधार पे देखना अपन को, भाई गर्तदंती क्या होता है। भाई गर्त का मतलब है धसा हुआ, गर्त का मतलब क्या होता है, धसा हुआ, और दंती का मतलब दांत, यानी कि दांतों का धसा हुआ होना। तो दांत किसके अंदर धसे हुए होते हैं, मसूड़ों के अंदर। तो दांतों का मसूड़ों के अंदर धसा हुआ होना क्या कहलाता है, गर्तदंती कहलाता है। एक होता है द्विबार दंती। द्विबार मतलब द्वि यानी दो, बार यानी बार, ठीक है, यानी कि दांतों का मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आना क्या कहलाता है, द्विबार दंती कहलाता है। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे पहले स्टार्टिंग में दांत कब आए थे, जब दूध पीने की अवस्था होती है बालक की, उस समय आते हैं दूध के दांत, फिर वो टूटने के बाद नए दांत आते हैं। तो दांत कितनी बार आए, 2 बार, यानी कि दांतों का मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आना क्या कहलाता है, द्विबार दंती कहलाता है। उसी तरीके से अपन देखते हैं विषम दंती। अब विषम दंती क्या होता है, देखो समझो, विषम यानी अलग अलग तरीके के, विषम का मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीके के, दंती का मतलब दांत, यानी कि अलग अलग तरीके के दांतों का होना क्या कहलाता है, विषम दंती कहलाता है। देखो यहाँ पे विषम दंती कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कृंतक, एक होता है रत्नक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। अब देखो कृंतक दांत क्या होते हैं। कृंतक का शुरुआत का जो वर्ड है वो क्या है, क्र का मतलब कुतरना, कृंतक का मतलब क्या हो जाएगा, कुतरना, यानी कि जो दांत मनुष्य के मुख के अंदर जो दांत कुतरने का कार्य करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, कृंतक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन बोलते हैं रत्नक दांत। ये जो स्टार्टिंग के आगे वाले जो दांत है ना, वो होते हैं कृंतक दांत। क्या कार्य करते हैं, कुतरने का। जैसे चूहे का एक उदाहरण ले लो तुम, ठीक है, चूहे में जो कृंतक दांत होते हैं वो कुतरने का कार्य करते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज में भी कौन से दांत आते हैं, चूहे के अंदर कृंतक दांत आते हैं। अच्छा, वो बिना काम ही उनको क्या ग्रहण करते हैं क्या, वो कपड़ों को खाते हैं क्या, वो कपड़ों को नहीं खाते हैं, कपड़ों को वो सिर्फ कुतरते हैं कपड़ों को। क्यों कुतरते हैं, क्योंकि उनसे जो उनके दांत है वो तीखे होते हैं। कपड़ों को कुतरने से उनके दांत तीखे होते हैं, इसीलिए वो कपड़ों को कुतरते हैं, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है कि कृंतक का मतलब क्या होता है, कुतरने वाले दांत क्या कहलाते हैं, कृंतक कहलाते हैं। फिर अपन बात करें रत्नक। रत्नक कौन से होते हैं, वे दांत जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये ज्यादातर मांसाहारी जो जीव होते हैं उनके अंदर बड़े होते हैं। जैसे शेर के अंदर देखो तुम, ये रत्नक दांत जो है वो बड़े होते हैं, क्योंकि ये शेर जो है वो भोजन को कैसे ग्रहण करता है, चीरता है और फाड़ता है। मनुष्य भी जब हम मुर्गे की टांग खाते हैं तो किस तरीके से खाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। किस दांत से पकड़ा गया है, इसे पकड़ा गया है रत्नक से, ठीक है। तो रत्नक जो है वो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है, ठीक है। कोई जैसे मान लो कि दूध की थैली फाड़नी, तुम्हें दूध की थैली किससे फाड़ोगे, आगे वाले दांतों से नहीं फाड़ोगे ना, किससे फाड़ोगे, ये तीखे वाले जो दांत है। तो रत्नक जो है वो तीखे होते हैं और भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं अपन अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक क्यों बोला इन्हें, क्योंकि ये चवर्णक के पहले पाए जाते हैं। जो डाढ़ होती है, जो बड़े दांत होते हैं अपने, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, अग्र चवर्णक। ये क्या करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और चवर्णक की अगर अपन बात करें तो ये भी भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। पूरा एक बार दोबारा से देखो, मुख को क्या, मुख जो है वो आहार नाल का प्रारंभिक भाग होता है, 2 ओष्ठों से घिरा हुआ होता है। जीभ जो है ये एक मांसल संरचना होती है, ठीक है। जीभ भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखने का कार्य करती है तथा इसके अंदर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो स्वाद उत्पन्न करती हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि ये जीभ की एक संरचना है जिसके अंदर आगे वाला भाग मीठे का बोध कराता है,
जो बगल वाला भाग होता है वो खट्टे का बोध कराता है और पीछे वाला भाग किसका बोध कराता है, कड़वे का बोध कराता है। उसके बाद में हम देखें दांतों की संरचना, तो दांत क्या होते हैं, दांत 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गर्तदंती, द्विबारदंती और विषमदंती। ठीक है, गर्तदंती का मतलब दांतों का जबड़ों में धसा हुआ होना, द्विबारदंती मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांतों का आना, और विषमदंती का मतलब क्या होता है, विषमदंती यानी कि दांतों का अलग अलग तरीके का होना। अब अलग अलग तरीके के कौन कौन से होते हैं, पहला कृंतक जो भोजन को कुतरने का कार्य करता है, रत्नक जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है, अग्रचवर्णक जो भोजन को चबाने का कार्य करता है, और चवर्णक जो भोजन को चबाने का कार्य करता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। अब आगे देखो, इसके आगे देखो, अभी तक अपन ने कौन कौन से पार्ट पढ़े हैं, अभी तक अपन ने पढ़ा है सिर्फ मुख। ठीक है, मुख के बाद में कौन सा पार्ट पढ़ेंगे अपन, ग्रसनी। अब ग्रसनी के बारे में अभी मैं बता चुका हूँ, छोटी सी बात है। ग्रसनी जो है वो मुख को आके आगे वाला भाग होता है। ठीक है, ग्रसनी के अंदर 2 भाग होते हैं, एक तो कंठ ग्रसनी होती है और एक निगल द्वार होता है। कंठ ग्रसनी क्या होती है, देखो भाई, जो अपने घाटी ढक्कन बना हुआ होता है, एपिग्लोटिस जो बना होता है, जो श्वास नली के ऊपर पाया जाता है, वो किसके अंदर पाया जाता है, कंठ ग्रसनी के अंदर। कंठ अपन सीधी सी बात, ये देखो ये रहा कंठ। ठीक है, जिससे अपनी ध्वनि बाहर निकलती है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, कंठ ग्रसनी, जिसके द्वारा श्वास अंदर ली जाती है। ठीक है, एक होता है निगल द्वार। निगल द्वार जो है वो भोजन को निगलने का कार्य करता है, सीधी सी बात, खत्म। उसके बाद में देखो ग्रास नली, अगला अंग क्या है अपना, ग्रास नली। आहार नाल का अगला अंग क्या होता है, ग्रास नली। ग्रास नली के बारे में देखो, ग्रास नली क्या कार्य करती है, इससे होता है श्लेष्मा का स्रावण। श्लेष्मा एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, जो भोजन को निगलने में सहायता करता है। ठीक है, तो इससे किसका स्रावण होता है, श्लेष्मा का स्रावण होता है। अब भोजन जो है वो मुख से किसके अंदर जाएगा, अमाशय के अंदर। किसके द्वारा जाएगा, ग्रास नली के द्वारा जाएगा। तो कोई क्रिया होगी जिसकी वजह से जाएगा। अगर मान लो ऐसे भोजन सीधा का सीधा ही अमाशय से अगर ग्रास नली से अगर अमाशय के अंदर जा रहा है और ऊपर से नीचे गिरेगा तो धक्का लगेगा, नहीं लगेगा, अमाशय के अंदर लगेगा। ठीक है, तो इस क्रिया को गति प्रदान करने का कार्य कौन करता है, इसके अंदर जो संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्रमानुकुंचन गति करती हैं। ठीक है, ये क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन जो है वो नीचे की तरफ खिसकता हुआ जाता है। किस तरीके से, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो क्रमानुकुंचन गति होती है इस तरीके से, जो भोजन को नीचे ले जाने का कार्य करती है। अब भोजन किसके अंदर आ चुका है, अमाशय के अंदर आ चुका है। किस क्रिया द्वारा, क्रमानुकुंचन गति द्वारा। ठीक है, भोजन किसके अंदर आएगा, अमाशय के अंदर आएगा। अमाशय कहाँ स्थित होता है, उदर गुहा में। उदर गुहा क्या होती है, पेट, जो गुफा के जैसा दिखाई देता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, अमाशय पाया जाता है। उदर गुहा के किधर पाया जाता है, बाईं ओर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो अमाशय जो है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, अमाशय पूरी संरचना है, 3 भाग में डिवाइड है। कौन कौन सी भाग, सबसे पहले उसके आगे वाला जो भाग होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक भाग। कौन सा भाग होता है वो, कार्डियक भाग। ये कार्डियक भाग का एक कार्य होता है, क्या कार्य होता है, ये HCl अम्ल का स्रावण करता है। क्या करता है, ये HCl अम्ल का स्रावण करता है। ठीक है, तो कार्डियक भाग किसका स्रावण करेगा, HCl अम्ल का स्रावण करेगा। मध्य वाला भाग होता है फंडिस भाग। ठीक है, ये भाग क्या करता है, भोजन को स्टोर करने का कार्य करता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भोजन को स्टोर करता है अमाशय, कितने घंटों के लिए, 3 से 4 घंटों के लिए। फिर उसके बाद में वो भोजन पच जाता है। ठीक है, तो 3 से 4 घंटों के लिए भोजन को किस भाग में रखा जाता है, फंडिस भाग में रखा जाता है। फिर उसके बाद में अंतिम भाग में आएगा पाइलोरिक भाग, जो भोजन को किधर पहुंचाएगा, ग्रहणी के अंदर पहुंचा देगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब भोजन कैसा बन चुका है, अम्लीय भोजन बन चुका है। तो कभी कभी तुम्हारे जो उल्टी आती है, वोमिट जो होता है, वो किसकी वजह से होता है, जब अपच मच जाती है किसके अंदर, अमाशय के अंदर। तो अमाशय जब भोजन को नहीं पचाएगा तो ज्यादा से ज्यादा HCl अम्ल का स्रावण होगा और ये HCl अम्ल पूरे भोजन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अब जब भोजन पच ही नहीं रहा अमाशय के अंदर तो वापस आएगा नहीं आएगा भोजन, तो ये भोजन जो है वो वापस आ जाएगा। उसकी वजह से जब तुमने देखा होगा कि जो अपने वो जो वोमिट होती है वो कैसी लगती है, खट्टी खट्टी लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, HCl अम्ल है। क्लियर है यहाँ तक। उसके अंदर क्या पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है, इसलिए वो हमें खट्टी खट्टी लगती है। तो इसे भी रोकने का कार्य करती है। और एक संरचना होती है जो इसे रोकती है, मतलब उल्टी होने से हमारे रोकती है। वो कौन सी संरचना होती है, वो होती है अपने ग्रास नली का अवरोधिनी। तो ग्रास नली का अवरोधिनी जो है वो अमाशय से भोजन को ऊपर आने से रोकती है। कहने का मतलब ये है अमाशय से भोजन को वापस ग्रास नली में आने में
रोकती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रास नलिका अवरोधिनी। अवरोधिनी यानी रोकने वाली, ठीक है। तो ग्रास नलिका अवरोधिनी जो है वो अमाशय से भोजन को वापस ऊपर आने में रोकती है, ठीक है। अंतिम भाग जो है वो ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है। अब जब छोटी आंत के अंदर भोजन जाएगा तो वो किस माध्यम में जाएगा, क्षारीय माध्यम में, ठीक है। ये क्षारीय माध्यम कौन प्रदान करेगा इसे, यकृत ग्रंथि से जो पित्त रस स्रावित होता है वो इसे क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। तो पित्त रस का भी कार्य यहीं पे पता चल गया अपन को। पित्त रस का कार्य क्या होता है, जो भोजन का माध्यम होता है उसे क्षारीय बना देता है। अब ये क्षारीय माध्यम किधर जा सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है। एक सवाल ये भी उठता है कि अमाशय जो है उसके आंतरिक दीवारों में घाव हो सकते हैं, क्योंकि HCl अम्ल स्रावित होता है और HCl अम्ल तो पावरफुल होता है, प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। तो ये प्रबल अम्ल अमाशय की दीवारों में घाव कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता? उसका रीजन सीधा सा है कि ये HCl अम्ल जो है ये कहाँ पे होता है, अमाशय के अंदर, और अमाशय की जो आंतरिक दीवारें होती है वो कौन सी होती है, क्षारीय माध्यम की होती है। अमाशय के आंतरिक दीवारें जिसे हम म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। तो अमाशय की जो आंतरिक दीवारें होती है वो कौन से माध्यम में होती है, क्षारीय माध्यम में होती है। इसलिए अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बना देते हैं, लवण बना देते हैं, ठीक है। तो जो दीवारें हैं उनको नुकसान नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं अपन, इससे किसका श्रावण होता है, जठर रस का श्रावण होता है। अमाशय से किसका श्रावण होता है, जठर रस का श्रावण होता है, ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियों का निर्माण कौन करता है, देखो समझते जाना बात को। जठर ग्रंथियों का निर्माण कौन करता है, म्यूकस करता है, ठीक है। तो जठर ग्रंथियां किसका श्रावण करेगी, जठर रस का श्रावण करेगी। जठर रस के अंदर क्या पाया जाता है, HCl अम्ल, जो कहां से बना है, कार्डियक भाग से बना है। जठर ग्रंथियों के अंदर HCl अम्ल पाया जाता है। दूसरी चीज क्या पाई जाती है, श्लेष्मा, जो इसको वापस से चिकना बनाती है। तीसरी चीज क्या पाई जाती है, पेप्सिनोजन। अच्छा पेप्सिनोजन क्या होती है, पेप्सिनोजन जो है वो प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। पेप्सिनोजन जो है वो प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करती है। तो पहली बार प्रोटीन कहां पे टूटेगा, अमाशय के अंदर टूटेगा। किसके द्वारा टूटेगा, पेप्सिनोजन के द्वारा। जैसे हमने एंजाइम पढ़ा था वो वाला एमाइलेज एंजाइम, उसी तरीके से पेप्सिनोजन है जो प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। दूसरी बात कि जब अमाशय के अंदर भोजन पहुंच जाता है तो अमाशय के अंदर जो भोजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं उसे, काइम। क्या बोलते हैं, काइम। यानी कि मुख के अंदर जब भोजन था तब हमने उसे बोलस बोला था, और जब भोजन किसके अंदर चला जाएगा, अमाशय के अंदर चला जाएगा तो उसे अपन काइम बोलेंगे। जैसे मुंह से भोजन को निकाल के देखोगे तो जो भोजन है तुम्हारे हाथ में उसे हम क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। और जब भोजन अमाशय के अंदर चला जाएगा, यानी कि जो उल्टी के द्वारा जो भोजन बाहर निकल रहा है, जो दही जैसा दिखाई देता है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, अमाशय के बारे में पढ़ लिया। अब अमाशय से भोजन किधर जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा। तो छोटी आंत को समझो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ भाई ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो आगे अब अगला भाग कौन सा आ जाएगा अपने पास, छोटी आंत आ जाएगी, ठीक है। छोटी आंत के बारे में देखो क्या है भाई, अपन ने अमाशय तक अभी तक पढ़ लिया, अमाशय तक भोजन को ग्रहण कर लिया, ठीक है। अमाशय में जो भोजन है उसको कहाँ पे पहुंचाया जाएगा, छोटी आंत के अंदर पहुंचाया जाएगा। किसके माध्यम से, छोटी आंत के अंदर पहुंचाया जाएगा। अब छोटी आंत के पहले अपन क्या देखेंगे, आकृति कैसी होती है और स्थिति कैसी होती है, ठीक है। तो छोटी आंत जो है उसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर की होती है, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर की होती है। चौड़ाई कितनी होती है, 2.5 मीटर होती है। यानी कि लंबाई में कितनी रहेगी, वो 6 मीटर तक रहेगी, और चौड़ाई में कितनी रहेगी, वो 2.5 मीटर तक रहेगी। इसे आहार नाल का सबसे लंबा भाग कहा जा सकता है, क्योंकि इसे जब फैलाएंगे अपन तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, छोटी आंत होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो इसके प्रारंभिक भाग को क्या कहा जाता है, ग्रहणी कहा जाता है। इसके प्रारंभिक भाग को क्या कहा जाता है, ग्रहणी कहा जाता है। यानी कि जो अंतिम भाग था उसका पाइलोरिक भाग, ठीक है, अपने अमाशय का जो अंतिम भाग था पाइलोरिक भाग, उसके बाद में ग्रहणी स्टार्ट हो जाती है, जो किसका भाग होता है, छोटी आंत का भाग होता है। ये ग्रहणी कैसी होती है, यूं आकार की होती है, ठीक है। ग्रहणी कैसी होती है, यूं आकार की होती है। इसके अंदर कौन कौन से रस आते हैं, पित्त रस और अग्नाशय रस, ठीक है। अमाशय के दोनों ओर इधर की तरफ लगा हुआ रहेगा अग्नाशय ग्रंथि, इधर की तरफ लगी हुई रहेगी यकृत ग्रंथि। तो यकृत ग्रंथि से पित्त रस आएगा, अग्नाशय ग्रंथि से क्या आएगा, अग्नाशय रस आएगा, ठीक है। दोनों तरफ से आएंगे ये दोनों के दोनों रस। किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे अपने ग्रहणी भाग के अंदर आएंगे,
ठीक है। अब अपन वो जो ग्रंथियां अलग से पढ़ेंगे, उसके अंदर पूरा इसको पढ़ेंगे दोबारा से रिपीट करके, पहले यहाँ पे देख लो। फिर उसके बाद में आएगा अपने एलियम वाला भाग। अब एलियम भाग क्या होता है? एलियम भाग 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। अच्छा, ग्रहणी भाग जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, एलियम भाग जो है वो 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। एलियम भाग के अंदर क्या पाया जाता है? रसांकुर। अब रसांकुर क्या होते हैं? देखो, छोटी आंत जो है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। इसके अंदर उभरी हुई संरचना अंगूठे की जैसी होती है, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो ये उभरी हुई संरचनाएं क्या होती है? ये उभरी हुई संरचनाएं होती है रसांकुर, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है? जैसे छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन भी हो रहा है, लेकिन अब उसका अवशोषण भी होना जरूरी है। तो अवशोषण किसके माध्यम से होएगा? वो अवशोषण होएगा रसांकुर के माध्यम से, ठीक है। अवशोषण किसके माध्यम से होएगा? रसांकुर के माध्यम से होएगा, ठीक है। तो रसांकुर क्या करते हैं? भोजन का अवशोषण करते हैं, ठीक है। कर लिया अवशोषण। अब इसके बाद में कहाँ जाएंगे? हम बड़ी आंत के पास आ जाएंगे। अब बड़ी आंत में भोजन आ गया, तो बड़ी आंत में भोजन जिस भाग में प्रवेश करेगा, यानी कि एलियम से बड़ी आंत में जिस भाग में प्रवेश करेगा भोजन, उसे हम क्या बोलते हैं? अंधनाल। इसी भाग को हम कोलन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अंधनाल बोला जाता है उस भाग को। अब इस वाले भाग पे एक छोटी सी संरचना निकली हुई होती है, ठीक है, जो एक बंद नलिका के रूप में होती है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? जिसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं। ये अपेंडिक्स का कार्य कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ मांसाहारी जीव है, इसीलिए हमारे अंदर पाया जाता है, मांस को पचाने का कार्य करता है, ठीक है। ज्यादा कार्य नहीं होता है वैसे इसका। तो अपेंडिक्स जो है वो एक अवशेष अंग है, ठीक है, अवशेष अंग बोल सकते हैं हम इस अपेंडिक्स को। फिर उसके बाद में देखो, ये जो बड़ी आंत है, इसका कार्य क्या होता है? भाई भोजन आया है इसके अंदर, तो कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो इसका कार्य क्या होता है? भोजन से जल का अवशोषण कर लेना, ठीक है। अच्छा, जब कभी किसी के दस्त लगती है, तो वो दस्त लगने का रीजन क्या होता है? कि बड़ी आंत सही से कार्य नहीं करती है, ठीक है। यानी कि भोजन से किसका अवशोषण नहीं करती है? जल का अवशोषण नहीं करती है, इसीलिए तो दस्त दिखाई देती है अपन को, ठीक है। तो भोजन से क्या करती है? क्या करती है बड़ी आंत? जल का अवशोषण कर लेती है, ठीक है। अब जो भी मल बचेगा उसे मल द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जो भी मल बचेगा उसे मल द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, ये क्रिया किसके माध्यम से होगी? भाई कभी भी आ सकता है ना, मल जो है वो एक निश्चित समय पे ही बाहर क्यों निकाला जाता है, ठीक है। उसको नियंत्रित करने के लिए क्या पाई जाती है? गुदा अवरोधिनी। क्या पाई जाती है? गुदा अवरोधिनी। ये गुदा अवरोधिनी जो है वो मल त्याग को नियंत्रित करती है। गुदा अवरोधिनी क्या करती है? मल त्याग को नियंत्रित करती है, ठीक है। और क्रमानुकुंचन गति द्वारा इसे बाहर निकाला जाता है। तो दो जगह पे क्रमानुकुंचन गति होती है आहार नाल के अंदर। पहली गति कहाँ पे हो रही थी? अपने ग्रास नलिका में, ठीक है। और दूसरी गति कहाँ होती है? गुदा नलिका में, गुदा द्वार, ठीक है। तो ये तुम्हारा पाचन तंत्र जो है उसका आहार नाल वाला भाग खत्म हो चुका है। अब इसके बाद में हम कौन सा पढ़ेंगे? पाचन ग्रंथियां पढ़ेंगे। जय हिंद।